ओके, चलिए भाई। ये क्या था? हाँ, देखिए, ये मुगल की बात कर रहा है। मुगल यानी 16वीं से 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, सबको पता ही होगा कि ये जो मुगल वंश है, मुगल वंश की नींव किसने डाली थी? हाँ? बिल्कुल, बाबर ने डाली थी। बाबर ने डाली थी। ठीक है, मुगल वंश की नींव तो मुगल वंश से ही संबंधित है। और इसका जो काल रहा था 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक है, ये बोल रहा है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ठीक है, बात सही भी है। आप ये भी जानते हो, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब ये होता है कि जो हिमालय है, हिमालय से जो इधर का क्षेत्र है वो क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत आता है। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये विविधताओं से परिपूर्ण है। मतलब यहां पर हर तरीके की विविधता देखने को मिलती है। यहां पर भाषा से संबंधित भी विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, यहां जलवायु से संबंधित विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, यहां खान पान, रहन सहन, ठीक है, संस्कृति, तमाम तरीके की विविधताएं देखने को मिलती है। और ऐसे विविधता युक्त क्षेत्र में शासन कर पाना अत्यंत ही क्या था? कठिन था। ये बोलना चाह रहा है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की। किसकी स्थापना की? साम्राज्य की। किसने? मुगलों ने। वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। कब से भाई? 16वीं सदी के उत्तरार्ध से विस्तार किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। कौन? ये मुगलों की बात कर रहा है। ठीक है, उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी। यह एक ऐसी क्या थी? राजनीतिक धरोहर थी। जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। समझिएगा, इसको पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री, आज कहां के प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ठीक है, यानी जो दिल्ली का लाल किला है ये मुगलों का क्या है? निवास स्थान रहा। ठीक है, और 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? इसी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो कहां से संबोधित करते हैं भाई? लाल किले से। कब? स्वतंत्रता दिवस पर। ठीक है, चलिए। अच्छा, गणतंत्र दिवस पर कहां से संबोधित करते हैं? इंडिया गेट से। बहुत अच्छा। यहां देखिए, ये लाल किला है जो लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ठीक है, आगे देखें। मुगल कौन थे? प्रश्न है कि मुगल कौन थे। अब इस प्रश्न का जवाब पढ़ने पर मिलेगा। पढ़ लीजिए। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। ठीक है, दो महान शासक वंशों के क्या थे? अब देखिए, माता की ओर से कौन थे?
मंगोल थे। माता की ओर से क्या, मंगोल थे। और मंगोल शासक चंगेज खां कौन था, माता की ओर से था, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। कौन, चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से देखा जाए तो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। यानी जो मुगल थे, माता की ओर से चंगेज खां के क्या थे, वंशज थे, और पिता की ओर से तैमूर के क्या थे, वंशज थे। ठीक है। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। मुगल पसंद नहीं करते थे, अपने आप को मुगल या फिर क्या, मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों भाई, ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। सैकड़ों व्यक्तियों के क्या थी, नरसंहार से संबंधित थे। ये जो चंगेज खान था ये मंगोल था। क्या था, मंगोल था। अरे भाई, मंगोलिया का शासक कौन था, चंगेज खान था। ये जिधर से निकलता था उधर के लोग, उसकी जनसंख्या क्या होती थी, आधी रह जाती थी। ठीक है, इतना ही खतरनाक था। तो इसकी जो चंगेज खान था, चंगेज खान की वजह से ये लोग अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि चंगेज खान के जो हाथ थे सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से क्या थे, रंगे हुए थे। समझ में आ रही बात, रंगे हुए थे। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी क्या थी, संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। तैमूर के वंशज होने पर एक गर्व का अनुभव करते थे, लेकिन ये मुगल जो थे चंगेज खां के वंशज होने पर अपने आप को ग्लानि फील करवाते थे। ठीक है, ज्यादा इसलिए, ठीक है, क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में, कब, 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ज्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में कहां पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, 1398 में कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया, प्रत्येक मुगल शासक। मुगल सैन्य अभियान की बात हो रही है। तैमूर की मृत्यु कब होती है, 1404 में, और यह दिल्ली पर कब्जा कब करता है भाई, 1398 में। यानी 6 साल बाद इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। मुगल सैन्य अभियान, ठीक है, मुगल सैन्य अभियान, यहां पर लिखा हुआ है मुगल फौज अभियान पर। देखिए यहां पर हाथी घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर था। ठीक है, इसका काल कहां से कहां तक रहा है, 1526 से 1530 तक। आप एक तरीका भी जानते हैं कि बाबर आया, क्या किया, आया, पान खाया, क्या खाया, पान खाया, चबाया, बाबर आया, पान खाया, चबाया, घर गया और क्या हो गया, मर गया। ठीक है, घर गया, मर गया। यानी 1526 में बाबर आता है। कब आता है, 1526 में बाबर आता है और फिर ये क्या करता है, पानीपत का युद्ध लड़ता है 1526 में। फिर 27 में खानवा का युद्ध लड़ता है, 28 में चंदेरी का युद्ध लड़ता है, और 29 में घाघरा का युद्ध लड़ता है, और 30 में क्या होता है, मर जाता है। यानी बाबर 1526 से और 1530 तक इसका क्या रहा है, शासनकाल रहा है। और इस इतने वर्ष यानी 4 साल के शासनकाल में ये क्या करता है, पानीपत का युद्ध,
खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध लड़ता है और 30 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसके स्थान पर कौन शासक बनता है, हुमायूं बनता है, जो कि इसका लड़का है। ठीक है, और यह अपना शासन कब से कब तक करता है, तो 1530 से लेकर 1540 तक करता है। और फिर यह शेरशाह सूरी से क्या होता है, हारता है। शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1545 तक शासन करता है। और फिर 1555 से लेकर 1556 और फिर 1556 में वो क्या होता है, दिन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मर जाता है। और एक इतिहासकार जो है ये बोलता है कि हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए उसने अपनी क्या की, जान गंवा दी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर था। कब आया भाई, 1526 से 1530। जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसने, उसकी उम्र केवल क्या थी, 12 वर्ष थी। ठीक है, 12 वर्ष की। यहां 12 वर्ष के लड़के क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, नहीं है कि नहीं। तो क्या बन चुका था 12 वर्ष की उम्र में, परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर चुका। यहां तो 35 साल तक तैयारी कर रहे हैं ना, 40 साल तक क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपना उम्र कम करवा करवा के प्राप्त करिए। तो उसकी उम्र केवल क्या थी, 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी क्या करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। कौन, बाबर। काबुल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। यानी जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, वो किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कहां, पानीपत के मैदान में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था, पानीपत का युद्ध पड़ा। और ये पानीपत कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। समझ में आ रही बात। तो पानीपत का युद्ध होता है कब, 1526 में। और इसमें किसकी हार होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है, और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया है। कौन, बाबर। अब यहां पर आप देख सकते हैं 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। समझिए, यानी तोप और गोलाबारी का इस्तेमाल करने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो कौन था, बाबर था। 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से क्या किया था, प्रयोग किया था। पूरा एकदम जी जान से लड़ा था। और सही बात है, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे एग्जामिनेशन हॉल हो, लड़ाई शिद्दत से होती है। लड़ाई कैसी होती है, शिद्दत से होती है। और लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और तैयार करने के लिए अपने आप को तपना पड़े या फिर तपाना पड़े तो पीछे नहीं हटते। ठीक ना। तो 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोप और गोलाबारी का क्या हुआ, पहली बार इस्तेमाल हुआ। और बाबर ने इसका पानीपत की पहली लड़ाई में क्या किया था, बखूबी प्रयोग किया था। ठीक ना, प्रभावी ढंग से। चलिए देखिए, देख रहे हैं क्या, चित्र देख लीजिए। यहां पर तोप वगैरह आपको दिख रही है। अच्छा पहने हैं, सलवार समीज ठीक है, ये देखिए यहां पर बंगाल की खाड़ी यहां पर है, ये भारत का है। यहां पर देख सकते हैं काबुल यहां पर है। ठीक है, भटकता रहा और फिर कब काबुल पर क्या किया उसने, कब्जा किया। फिर भारत में आता है और 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है। और पानीपत कहाँ है, यहाँ पर दिखा, पानीपत का युद्ध लड़ता है। और जब पानीपत का युद्ध लड़ता है तो पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। ठीक है, हो गया।
अकबर का शासन। ठीक है, ये 1605 तक अकबर का शासन रहेगा। 1556 से लेकर 1605 तक उसका अकबर का शासन रहेगा। पहले इसको देखिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। एक आध पेज ऊपर तो नहीं चला गया है, सही है ना? सही। देखिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे। ज्येष्ठाधिकार का मतलब, हाँ, जो बड़ा हो वो राज करे, इसमें वो विश्वास नहीं रखते थे। इनका मतलब था कि जिसके पास एबिलिटी होगी वो क्या करेगा, शासन, है कि नहीं? जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदा याद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है, समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था उत्तराधिकार का जो अधिकार है। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायात? बताइए, सहदायात आपके हिसाब से ज्येष्ठाधिकार नहीं, क्यों? थोड़े कि बड़ा पुत्र राज्य शासन नहीं करना चाहे, ऐसा कोई और हो सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा पुत्र योग्य ही हो, है कि नहीं? बड़े में से, बड़े के अलावा छोटे भी तो हो सकते हैं। अगर जो सहदायाद कर दिया जाए तो जिसके पास जितनी योग्यता होगी शासन को क्या करेगा, अपने राज्य को क्या करेगा, फैलाएगा, हाँ, विस्तृत करेगा। ठीक है, तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है। राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। देखिए, मुगल जो थे ना, ये राजपूतों के साथ शादियां करते थे। क्यों करते थे भाई? जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी? वह अंबर, जो वर्तमान में कहां था भाई? जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ठीक है, हाँ, जोधाबाई नहीं, जोधपुर। ठीक है, कि माँ का नाम था जोधा। जोधाबाई अकबर। हाँ, जोधा माँ का नाम था, से जहांगीर के। अच्छा, हो गया। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी के। देखिए, मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगल ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। ठीक है, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किया जिन्होंने उसकी सत्ता को स्वीकार करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। ठीक है, राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण थे। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। जो विरोध किया उसे आक्रमण झेलना पड़ा। जिसने विरोध नहीं किया उनके क्या हो गए, अधीन हो गए, और वो अपनी पुत्रियों के शादी विवाह कर दिया करते थे और फिर एक उच्च पद पर क्या हो जाते थे, आसीन हो जाते थे। ठीक है, आसीन हो जाते थे। भाई, मुगलों की ये परंपरा रही है। ये क्या करते थे कि अपने राज्य के विस्तार के लिए ऐसा करते थे, राज्य के विस्तार के लिए। देखे होंगे, है कि नहीं? चलिए आगे देखिए। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। ठीक है, मेवाड़ के, हाँ हाँ हाँ, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से क्या करते रहे, इनकार करते रहे। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। ठीक है, यानी मेवाड़ के सिसोदिया
राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को क्या करते रहे, स्वीकार करने से इनकार करते रहे, जैसे राणा प्रताप वगैरह सब थे जो वंशज थे उनके, ठीक है। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानीय व्यवहार किया। यानी जब यहाँ राजपूत जब हारे तो मुगलों ने उनके साथ क्या किया, सम्मानीय व्यवहार किया और उनकी जागीरें यानी वतन जागीरें को रूप में वापस कर दी। जागीरें उनकी क्या कर दी, वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था, ठीक है। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। क्या कहलाए, मनसबदार कहलाए। मनसबदार कहलाए। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है। यह पुरुषों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। यह पुरुषों द्वारा चलाई गई क्या थी, श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जाति की संख्या पर निर्भर था, ठीक है। पद एवं वेतन का निर्धारण जाति की संख्या पर क्या था, निर्भर था। जाति की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही क्या थी, बढ़ जाती थी। जैसे आजकल नहीं होता है, जिसके पास ज्यादा वोट रहेगा उसका सम्मान उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। क्या कहते थे, जागीर। राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे क्या बोलते थे, जागीर कहते थे, जो तकरीबन इख्ताओं के समान थे। इख्ता तो जान रहे थे ना, इख्ता इख्तदार याद है, इख्ताओं के समान थी, कल हमने पढ़ा था। मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक क्या हुआ, आकलन किया गया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर है। तकरीबन क्या रहे, बराबर है। औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। कहां तक स्थिति बदल गई, औरंगजेब के शासनकाल तक बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे
कि वे जितना राजस्व वसूल सके कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया, इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जात की श्रेणियां, 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से अधिक ऊंचा था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। ठीक है, क्या इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया? बोलिए।